किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अमीर तख्त के बादशाह हैं। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली का नाम हाउस ऑफ सऊद है, जो कि कलेक्टिवली 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। ये फिगर इनको न सिर्फ प्रेजेंट वर्ल्ड की बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे अमीर फैमिली बनाता है। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे इनकी दौलत में इनॉर्मसली इजाफा हो रहा है? द वेल्थ, द सोर्सेज एंड द रीजन जानते हैं इस वीडियो में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अरब के बहुत सारे कबाइल ने उनके पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बगावत का ऐलान कर दिया। बात बगावत तक नहीं रुकी, बल्कि कुछ लोगों ने तो नबी होने तक का झूठा दावा कर दिया। इन सब लोगों में नबूवत का सबसे बड़ा दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसका ताल्लुक अरब के कबीला बनु हनीफा से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग करने के लिए इस्लाम के सबसे सक्सेसफुल जनरल हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा, और इस तरह इस्लाम की सबसे कॉस्टली वॉर नतीजे में आई, द बैटल ऑफ यमामा। हजरत खालिद बिन वलीद ने बनु हनीफा को इतनी बुरी तरह शिकस्त दी कि अगले 1100 सालों तक वो खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर सके। 11 डेकेड्स तक खुद को थोड़ा थोड़ा एस्टैब्लिश करने के बाद इसी कबीला बनु हनीफा से सऊदी खानदान का पहला बादशाह मंजर आम पर आया, मोहम्मद बिन सऊद। मोहम्मद बिन सऊद ने एक इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर अरेबिया के इलाके नजद में अपना होल्ड बनाया, और इस तरह अरेबिया की सरजमीन पर द ग्रेट सऊदी एरा का स्टार्ट हुआ। नजद तक महदूद इस सऊदी अरेबिया के लिए टर्निंग पॉइंट इसके कई साल बाद होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 थी। वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की ऑपोजिशन में द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। अंग्रेज ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए चाहते थे कि अरेबिया के मजबूत मुसलमान ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करते। इसके लिए उन्होंने अरेबियन मुस्लिम्स के सामने एक डील रखी। डील ये थी कि अगर अरेबियन मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करते हैं और अंग्रेज जंग जीतते हैं, तो अंग्रेज मुसलमानों की लीडरशिप यानी कि खिलाफत तुर्कों से लेकर अरेबियन मुस्लिम्स के हवाले कर देगा। इस बगावत के लिए उन्होंने अरेबिया के एक बहुत ही पावरफुल लीडर शरीफ हुसैन का इंतखाब किया। जंग जीतने के बाद शरीफ हुसैन और अंग्रेजों के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हुआ, और अंग्रेजों ने अपनी सपोर्ट और अपनी पावर शरीफ हुसैन से हटाकर नजद में मौजूद एक यंग शहजादे को दी। उस शहजादे ने इस पावर और इस सपोर्ट का फायदा उठाते हुए ना सिर्फ शरीफ हुसैन को शिकस्त दी, बल्कि पूरे अरेबिया पर कब्जा कर लिया। उस यंग शहजादे का नाम था अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान बिन सऊद। अब्दुल अजीज ने पूरे अरेबिया पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन सऊद के नजदी सऊदी अरेबिया को द मॉडर्न सऊदी अरेबिया में कन्वर्ट कर दिया। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया एक डेजर्टेड प्लेस थी, जहां दूर दूर तक रेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। सऊदी अरेबिया के लोगों का और इवन स्टेट का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, विच वॉज ट्रेडिंग। किस्मत सऊदी अरेबिया पर तब मेहरबान हुई जब 1938 में शाह अब्दुल अजीज ने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया के इलाके दम्माम में बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व तलाश किया। ये कोई छोटा मोटा ऑयल रिजर्व नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक था। इससे नेक्स्ट ईयर 1939 में ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे हॉरिबल वॉर हुई, विच वॉज वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग के दौरान आर्मीज को बहुत बड़ी तादाद में ऑयल सेल कर सऊदी अरेबिया एक गरीब डेजर्टेड किंगडम से एक अमीर किंगडम बन गया, और इसके साथ ही शाह अब्दुल अजीज एक गरीब मुस्लिम लीडर से दुनिया की सबसे अहम और अमीर शख्सियत बन गया। शाह अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के तख्त के बादशाह बने। देन द ग्रेट किंग फैसल ने अपने भाई सऊद से तख्त छीना और सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी और इकोनॉमी को बचाने के लिए बादशाह बने। सर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है,
we should get back to our real topic. Then, King Khalid, King Fahad, किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के बादशाह बने और आज सऊदी अरेबिया के करंट किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज है। जैसे जैसे सऊदी अरेबिया की बादशाहत बदलती गई, सऊदी अरेबिया में पावर और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी बदलता रहा। लेकिन बादशाहत के हर दौर में सऊदी अरेबिया की पावर और वेल्थ की सिर्फ एक ही बड़ी वजह रही है, ऑयल। सऊदी अरेबिया में ऑयल की रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन और सेल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको पूरी दुनिया में रिफाइंड और क्रूड ऑयल सेल करके एक बहुत मैसिव रेवेन्यू जनरेट करती है। एज पर 2025 सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। इस मार्केट वैल्यू के लिहाज से सऊदी अरामको दुनिया की 8 सबसे बड़ी कंपनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरामको स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, जिसके मालिक सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट है, रॉयल फैमिली नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ कहने की हद तक अच्छी लगती है, क्योंकि आप सब जानते हैं जिसकी लाठी उसकी सऊदी अरामको। रॉयल फैमिली के मेंबर्स सऊदी अरामको से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत फायदा हासिल करते हैं। सऊदी अरामको का सारा रेवेन्यू सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट अपने ट्रेजर से रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ना सिर्फ रॉयल स्टाइपेंड्स यानी कि वजीफे देती है, बल्कि उनके सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करती है। रूटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1990s में शहजादों और शहजादियों को रॉयल स्टाइपेंड्स के नाम पर मिनिमम 800 टू मैक्सिमम $20,000 तक दिए जाते थे। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब्दुल अजीज के ग्रैंड चिल्ड्रन को $27,000 जबकि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को $13,000 पर मंथ रॉयल स्टाइपेंड्स के नाम पर दिए जाते थे। इसके अलावा रॉयल फैमिली के मेंबर्स की बिल पेमेंट्स, एयरलाइन टिकट्स और लग्जरी एकोमोडेशन के अखराजात भी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने ट्रेजर से पे करती है। यहाँ पर अटेंशन सीकिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने ट्रेजर से रॉयल फैमिली के मेंबर्स की एकोमोडेशन, बिल पेमेंट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस पे करती है। और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के ट्रेजर का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? सऊदी अरामको से। सऊदी रॉयल फैमिली के मेंबर्स के अमीर होने और अमीर दिखने ने सिर्फ सऊदी अरामको ही नहीं बल्कि उनकी नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी अरेबिया में शहजादों और शहजादियों को रॉयल एक्सक्लूसिव राइट्स के नाम पर जमीनें बहुत सस्ती दी जाती हैं। गवर्नमेंट इन जमीनों के पास मॉल्स, गार्डन्स या फिर रोड्स बनाती है, जिसके बाद इन जमीनों की वैल्यू को 4 चांद लग जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरामको के शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF के पास भी हैं। PIF एक इंडिपेंडेंट वेल्थ फंड है जिसका काम अपने मुल्क में और बाहर के मुल्कों में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करना है बल्कि नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना भी है। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS लीड करते हैं और इसके तमाम डिसीजंस इंक्लूडिंग ये वाले डिसीजंस भी मोहम्मद बिन सलमान ही लेते हैं। साल 2022 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को सऊदी अरामको के 4% शेयर्स ट्रांसफर किए गए और उसके बाद साल 2023 और साल 2024 में मजीद 4% शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रांसफर किए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8% शेयर्स की वैल्यू $163.6 बिलियन है। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरामको के एडिशनल 8% शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रांसफर किए गए, जिसकी वजह मोहम्मद बिन सलमान ने किसी को बतानी मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि जब मुल्क आपका तो अरामको भी आपकी। इन अरेबियन सलमान भाई के किस्से अभी खत्म नहीं हुए। $525 million, that's peanuts for you. साल 2017 में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन कमेटी बनाई, जिसका मकसद सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स से करप्टेड अमाउंट को रिकवर करना था। इस कमेटी का लीडर भी मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया और मोहम्मद बिन सलमान ने एक मैसिव अमाउंट रिकवर करके उसका छोटा सा हिस्सा ट्रेजर को और एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को दिया। एज पर 2024 पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के डिक्लेयर्ड एसेट्स $925 बिलियन तक पहुंच चुके थे।
लेकिन इस साल 2025 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने एसेट्स किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। तो जाहिर है चलता है। सामने से दिखती हुई पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरामको असल में किसकी है? सलमान भाई की। थैंक यू सो मच वीडियो के इस पार्ट तक आने के लिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।